नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूँ प्रीति प्रभा और जन मीडिया न्यूज़ की टीम चुनावी यात्रा पर है और इस यात्रा के दौरान हम पहुँच चुके हैं नालंदा लोकसभा क्षेत्र। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये नालंदा का खंडहर है और हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, कमलेश जी और प्रणव कुमार चौधरी जी। आज हमने नालंदा में अलग अलग विधानसभा में जाकर लोगों से बातचीत की है। यहाँ का चुनावी मिजाज क्या है, लोगों के मुद्दे क्या हैं, इस पर हमने बातचीत की है। इस पर हम बातचीत करेंगे, कमलेश जी से जानेंगे और प्रणव चौधरी जी हैं वो बताएंगे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है चुनावी समीकरण। तो कमलेश जी, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि पहले तो चुनाव की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन हम जिस जगह पर हैं इस जगह का भी काफ़ी महत्व है। तो प्रीति जी, ये जो नालंदा के खंडहर जो पीछे दिखाई पड़ रहे हैं हमारे, ये ऐसे प्रतीक हैं जिन प्रतीकों पर हम बिहारियों को गर्व है और हम ये बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे पास नालंदा की धरोहर है। लेकिन ये धरोहर एक बात बताते हैं, ये बताते हैं कि हम बिहारी जो हैं अपने अतीत से कितना प्यार करते हैं। लेकिन जितना प्यार हम अपने अतीत से करते हैं उतना ही ज़्यादा बदलाव की भी उत्कंठा रखते हैं। तो नालंदा के इस खंडहर को देख के आप ये मानिए कि जितना प्रेम इस अतीत से है हमको, उतना ही उन लोगों के खिलाफ मतलब क्रोध भी है जो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। तो नालंदा के चुनाव में मुझे लगता है कि इस बार ये बात उभर कर आ रही है कि जो उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगा उसे जनता अपने चित्त पर नहीं चढ़ाएगी। तो ये इस लड़ाई में इस बार दिखाई पड़ रहा है और मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार बड़े दिग्गजों की मतलब प्रतिष्ठा इस लोकसभा क्षेत्र में फंसी हुई है। एक तरफ ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्षेत्र है ये, और दूसरी तरफ भाकपा माले के उम्मीदवार हैं संदीप सौरभ, जो भले राजद के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि नालंदा भूमि आंदोलनों का एक बड़ा इलाका रहा है और माले के नेतृत्व में यहाँ ज़मीन पर कई लड़ाइयाँ हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार माले के नेतृत्व में एक कड़ी चुनौती दी जा रही है जनता दल यू को नालंदा में। और मैं बता दूं कि यहाँ पर आखिरी चरण यानी 1 जून को यहाँ पर मतदान होना है और उससे पहले जो ये बात कही जा रही है कि जो पहले 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं उसको देखते हुए आप नालंदा को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि नालंदा बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी मायने रखता है कई मायनों में। यहाँ ये नीतीश कुमार का भी गृह जिला है। वो बात सही है, लेकिन पहले हम कमलेश की बातों का नालंदा धरोहर के बारे में बोल रहे हैं कि नालंदा धरोहर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के द्वारा, ये पहला हुआ था, उसके बाद बोध गया हुआ। तो बिहार में 2 हैं और गए हैं बाकी और नॉमिनेशंस के लिए। और जिस तरह का रख रखाव होना चाहिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, वैसा रख रखाव नहीं नज़र आ रहा है और बड़ा ही ख़राब स्थिति में है। खास करके जब आप इंटर कीजिएगा मेन गेट से तो काफ़ी इंक्रोचमेंट है, बहुत सारे ऐसे अनऑथराइज्ड ये हैं जिसको कि नहीं होना चाहिए। और यहाँ का जो व्यवस्था है उसको देख के लगता है कि यहाँ तो लोग आते हैं इनके नाम से, लेकिन रख रखाव तो कुछ है नहीं उस ढंग से जिस तरह से होना चाहिए। क्योंकि बाकी साइट पर हम गए हैं जहाँ जहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहाँ स्थिति बहुत बेटर है यहाँ की अपेक्षा, जबकि यहाँ हो सकता था, वैसा यहाँ है नहीं। दूसरी बात, जहाँ तक नालंदा के चुनाव का सवाल है, जैसा कि कमलेश ने कहा कि यहाँ भूमि संघर्ष रहा है, वो सब इतिहास की बातें हैं। इतिहास की बातें आज वो मायने नहीं रखती हैं, इसीलिए नहीं रखती हैं कि जिसकी हम इतिहास की बात करें तो उसका यहाँ पर कोई शुरुआत से दौर के अब तक कोई उसका वर्चस्व नहीं रहा है। खासकर अगर हम देखें जो अभी प्रेजेंट इनकम्बेंट हैं कौशलेंद्र कुमार जी, वो 4थी बार लड़ रहे हैं। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि 3 बार का वो 15 वो साल अब प्लस ये 4था इनिंग लगा। हमको लगता है बिहार में बहुत कम लोग डायरेक्ट हैट्रिक बना चुके हैं, अब वो 4थी बार लड़ने जा रहे हैं। तो उनसे लड़ाई नहीं है, लड़ाई है नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा से, लड़ाई है नीतीश कुमार की भूमि से, लड़ाई है नीतीश कुमार के गांव से, जहाँ के सबसे पहले वो एमएलए रह चुके हैं हरनौत, जहाँ हम लोग गए भी थे, बातचीत किए थे लोगों से। बगल में ही उनका गांव है कल्याण भेगा, वहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। तो उनका एक भावनात्मक संबंध भी है, इसलिए आज आए थे वो रोड शो में
और रोड शो करके गए, जबकि उनकी उतनी उपस्थिति नहीं थी लोगों की वोटर के लिए, फिर भी उनका एक लगाव है जिसके कारण नीतीश वो। कुमार ने सभा भी किया हिलसा में और रोड शो भी किए। हाँ, तो हमको लगता है कि ये कठिन है, जैसा कि बताया कि माले के संदीप सौरभ वहाँ पर लड़ रहे हैं पहली बार, और पहली बार जम के सारी पार्टी और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल सब लगी हुई है, सारे नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन कितना असर दे पाएंगे, खास करके जाति समीकरण में वो फिट बैठते नहीं है, कितना वोट ट्रांसफर कर पाएगा राजद उनके पक्ष में, ये भी देखना है। ग्राउंड लेवल पे कुछ स्थितियां दूसरी होती है, खास करके जो उनके नीचे तबके के जो लोग हैं, वोटर हैं, वो कितना संदीप सौरभ को दे पाते हैं, समझते हैं, क्योंकि नाम से कोई वाकिफ नहीं है उनके जनरली। हम जब लोगों से पूछे तो वो 3 तारा वाले, कोई 3 तारा वाला बोल रहा था, कोई राजद का बोल रहा था, लेकिन माले नहीं बोल पा रहा था, नाम भी गलत बोल रहा था। जैसा कि हम लोग गए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत इंटीरियर में गए हैं, लोगों से पूछे हैं, इस जो असेंबली सेगमेंट है। हाँ, ये स्थिति हर जगह नहीं दिखी, कुछ जगह पर स्थिति। हाँ, नेचुरली हर जगह जहाँ हम जाएंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, आप जहाँ गए हैं वो आपकी बात होगी, जहाँ गए हैं उनकी, लेकिन हमने जो देखा कि ये अनभिज्ञता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब 3 दिन के बाद चुनाव है, 4 दिन के बाद चुनाव है, तो कैंडिडेट को नाम नहीं जान रहा है, वो कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, राजद ही लड़ रहा है, तो राजद वर्सेस ये लड़ रहा है, नहीं एनडीए लड़ रहा है, लेकिन माले का विजिबिलिटी यहाँ उतना होना चाहिए जितना उतना नहीं देख पा रहे हैं, मेरा ये कहना है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि 3 बार कुमार कौशलेन जो वो 3 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और चौथी बार चुनावी मैदान में है, लेकिन बदलाव की भी स्थिति बनती हुई दिख रही है। कमलेश जी, मैं आपसे जानना देखिए, एक बात जो प्रणव जी ने कही कि जो आंकड़े हैं वो संदीप सौरभ या माले के पक्ष में नहीं है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो जातीय आंकड़ा है नालंदा का, जिसमें तकरीबन 24% कुर्मी जाति के वोटर हैं, और इस जाति के वोटरों को जनता दल यू का बेस वोट माना जाता है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी नालंदा लोकसभा क्षेत्र में 15% यादव और 10% मुसलमान भी है, जो राजद और माले के बेस वोटर हैं। तो आप जानिए कि मुकाबला इतना आसान नहीं है, बिल्कुल बराबरी की लड़ाई है। और आज जब हम लोग हिलसा में नीतीश कुमार की सभा में गए थे, तो हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार की सभा के खत्म होने के बाद वहाँ कुछ नौजवान लड़कों ने राजद के पक्ष में नारेबाजी की, और वो कह रहे थे कि हमें रोजगार चाहिए और हमें हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं चाहिए। इसके अलावा हम लोग उस विधानसभा क्षेत्र में भी गए जहाँ से नीतीश कुमार की राजनीति की मतलब विधानसभा विधायक बने पहली बार, हरनौत, वहाँ भी गए, और वहाँ भी कई ऐसे लोग मिले जो ये मान रहे थे, कह रहे थे कि 3 बार के सांसद बनने के बावजूद नालंदा का जो विकास होना चाहिए कौशलेंद्र कुमार के द्वारा वो नहीं हुआ, इसलिए इस बार वो लोग बदलने के मूड में है। तो बदलाव की मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बदलाव की आंधी चल रही है, लेकिन बदलाव की हवा तो जरूर चल रही है। लेकिन एक बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने कहा, वो आइसोलेटेड केस नहीं है नालंदा का। हम लोग बेगूसराय भी गए, हम लोग खगड़िया भी गए, हर जगह यही है कि कैंडिडेट कुछ नहीं किया है, एंटी इनकम्बेंसी यहाँ तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो चौथी बार है। अब कौशलेंद्र को हटा नहीं रहे हैं, वो जान रहे हैं उन्हीं का जब वो पहली बार खड़ा हुआ था तो कोई नहीं जानता था उसको, यहाँ कोई नहीं जानता था, ताकि किसको खड़ा कर दिया। इस पर लोग पूछने गए कि आखिर कौन है ये जिसको नीतीश कुमार ने एक आदमी का नाम लिया और वो चुनाव लड़ गया और जीत गया। उसके बाद से क्या प्रक्रिया कुछ भी हुआ, वो कभी गठबंधन के साथ रहे, कभी अभी भाजपा के साथ है, तो भाजपा ये नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा का वोट भी उसको मिलेगा। बेसिक वाली बात है, फंडामेंटल बात है। जैसे आपने कहा कि बाकी का भी वोट मिलेगा, परसेंटेज गिरा है, उस परसेंटेज में मैं नहीं जाना, जिस तरह वोट का परसेंटेज जा रहा है पोलिंग का, उस हिसाब से 50, 55, 56। पिछले बार भी जब कुमार कौशलेन जीते थे तो बहुत ही कम मार्जिन से उनकी जीत हुई थी। जीते थे ना, वो एकेडमिक बात बता रहे हैं कि कितना मार्जिन था, क्या था, फाइनली जीते। 12 वोट से हार गए ना हिल्सा में। कौन हारे? शक्ति सिंह यादव ही चीफ प्रवक्ता है, तो वो मैटर हारे तो हारे, जीते तो जीते। मेरा वो नहीं कहना है, मेरा ये कहना है मैटर करता है जब आप अगले चुनाव में जाते हैं तो फिर ये अगली मैटर नहीं करता है तो क्यों नहीं हटाए? क्या मार्जिन है उसको भी आपको मैं बताऊं तो क्यों नहीं कौशलेंद्र को हटाए नीतीश जी? अगर बदलाव की स्थिति मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि नीतीश कुमार का गृह जिला है, और जिस सभा में हम लोग गए थे नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, लेकिन उनकी सभा में इतने कम लोग थे, इतनी कम भीड़ है, हो सकता है गर्मी के कारण भी, उसमें भी आरजेडी के ज्यादा लोग थे उसमें शामिल थे। एक बात में हम कह रहे हैं कि अगर ये लड़ाई इतनी आसान होती जनता दल यू के लिए, तो नीतीश कुमार न केवल सभा करते बल्कि उस इलाके में सभा करते,
हिल्सा में उन्होंने सभा की, जिसको माना जाता है कि वो राजद का मजबूत गढ़ है। उन्होंने हिल्सा में सभा की और आज उन्होंने रोड शो किया और पूरे दिन का रोड शो किया। अगर लड़ाई आसान होती तो नीतीश कुमार इतनी मेहनत नालंदा में नहीं करते। और रोड शो में भी गाड़ियां ज्यादा, लोग कम नजर आए। असेंबली सेगमेंट में किसका वर्चस्व है सो बताइए? एक राजद है यहाँ से, सिर्फ एक राजद इस्लामपुर से इस्लाम है, बस हो गया, बाकी नहीं है। वो भी इनके फेवर में नहीं है। यहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्र है और 7 में से 6 पर एनडीए का कब्जा है, तो भीड़ भी तो दिखनी चाहिए थी ना। ठीक है, लेकिन आपको जो कहे कि मार्जिन कम है, मार्जिन कम तो जहानाबाद में था, तो फिर चंद्रवंशी को क्यों दिया टिकट? इस तरह के कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहिए कि कम मार्जिन है तो उसको हटा देगा। चंद्रवंशी का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है जहानाबाद में, एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं किए। जैसे यहाँ आपको कह रहा है ना, वैसे वहाँ भी कह रहा है, लेकिन उसको भी नहीं हटाया। वो तो सबसे कम मार्जिन से जीता, उसमें सुरेंद्र यादव पीछे थे। नहीं, आपने कहा कि जो परसेंटेज बहुत कम था पिछली बार जो कौशलेंद्र के, उससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार अपने को, इट्स ए फाइट बिटवीन नीतीश कुमार एंड माले या गठबंधन। बेसिकली ऐसा कर सकते हैं कि एनडीए का फाइट जो है नीतीश कुमार वर्सेस महागठबंधन, वो गठबंधन का एक पॉकेट है। कैसे राहुल गांधी आ जाए और सारे गठबंधन के इलाके में वोट दे रहे हैं, कैसे वो वहाँ आ गए, कैसे बाकी लोग, ये अभी आप नहीं, अभी प्रेस्टीज का सवाल है। इसलिए वो हिल्सा क्यों चुना उन्होंने? हिल्सा इसलिए चुना कि वहाँ राजद का वर्चस्व है, राजद को उसको खत्म करने के लिए। और तो बोलिए तो एक ही बात बोलते हैं, लेकिन वह जाते हैं, लोग सोचता है कुछ भी है अपने जात को वोट देंगे हम। आज हम लोग गए हरनौत के, कौन गाँव था, क्या कहा जिस गाँव में उसने कहा कि वोट तो अपने जात को ही दिया जाता है। क्या नाम था जो गाँव गए थे? चेरो बाजार। चेरो बाजार में क्या बोला यह है कि हम लोग कुछ भी है, हम तो राजद के हैं सपोर्टर, लेकिन हमरा ये यहाँ के हैं नीतीश कुमार गांव का, तो देना तो उन्हीं को पड़ेगा। अब इस लॉजिक को तो आप नहीं, लेकिन एक बात, काम कुछ नहीं किया फिर भी वोट देना है। मैं जो कह रहा हूँ कि ठीक है, नीतीश कुमार ने इस बार जो पाला बदला सरकार में, उसके बाद से अब तक उनके बयानों के चलते, उनके जो पाला बदलने के चलते उनकी लोकप्रियता में गिरावट तो आई है। बिल्कुल सही। तो गिरावट आई है तो उसका असर भी तो इस मतदान पर पड़ेगा, चुनाव असर पड़ेगा। लेकिन आपने उनका भाषण सुना है नीतीश कुमार जी का? सुना। उन्होंने ये कहा कि हम अगले चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी देंगे। बहुत बड़ा बात बोला, बहुत बड़ा बात हुआ। इसके पहले भी बोल चुके हैं। ये भाषण और नौकरी की बातें कौन किया करते हैं ज्यादातर? तेजस्वी यादव करते हैं। और तेजस्वी यादव के वो जहाँ पर राजद का गढ़ है, जहाँ पर राजद का आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वोटर से ज्यादा है, वहाँ पर जाके वो नौकरी की बात कर रहे हैं। आप ये भूल जा रही हैं कि अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं और तेजस्वी के समय भी चीफ मिनिस्टर वही थे। शिप का कमान वही चला रहे हैं, नाम क्रेडिट उन्हीं को जाएगा, खराब भी हो तो उन्हीं को क्रेडिट जाएगा। इस तरह के कंफ्यूजन मत रही। ठीक है, उनका पॉलिटिक्स है, इनका भी पॉलिटिक्स। आप ये कहिए दोनों पॉलिटिकल लाइन ले रहे हैं। जब भी तेजस्वी कर रहे हैं, अगर नीतीश नहीं चाहते तो कभी तेजस्वी नहीं कर पाते। आज नीतीश कह रहे हैं कि 10 लाख करेंगे, तो उनका एक स्टेटमेंट है एज ए चीफ मिनिस्टर। हो सकता है कि उस मामले में करें, क्योंकि इससे कुमार के बयानों को अब लोग सीरियसली ले रहे हैं क्या? सीरियस, वो तो फिर दूसरी बात है। वो उन्होंने पीएम मोदी के लिए भी कह दिया कि वो उनको मुख्यमंत्री बोलते हैं, तो एक मुख्यमंत्री के रूप में जब वो कुछ बोलते हैं तो उसको तो गंभीरता से लेना पड़ेगा। और आप हो सकता है कि इसमें तेजस्वी का सक्सेसफुल हो, इतना बोल रहा है इसलिए उसे जवाब देना पड़ा, वो भी हिंसा में। ये हो सकता है कि पिछले 1 महीना से तेजस्वी बोल रहे हैं, ये बात सही है, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं। तो हो सकता है इसका जवाब देने के लिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि 10 लाख करेंगे, इसका मतलब इसमें प्रयास करेंगे इस इलेक्शन के बाद, अगले चुनाव के पहले तक। हम उनको अगले चुनाव कहने का मतलब विधानसभा, हाँ, नेचुरली 25 के पहले। तो अभी 1 साल के अंदर वो 10 लाख नौकरियां, 1 साल से ज्यादा, नवंबर में सरकार बनी थी। हाँ। तो आपको 25 का भी 1.5 साल भी नहीं, 1.5 साल के आसपास, 1.5 साल में अब कैसे 10 लाख। ये तो अलग बात है, तो बात की बात है, पहले इसका रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद देखा जाएगा पॉलिटिक्स क्या होता है। एक बात तय है कि इस चुनाव का जो नतीजा है, इस लोकसभा चुनाव का नतीजा, वो ये भी तय करेगा कि अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए में नीतीश कुमार को कितनी अहमियत मिलने जा रही है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि आप ये जान लें, आप नालंदा में भी देख रहे हैं और कई दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी हम लोग गए हैं, वहाँ जदयू के लोगों को अपने पक्ष में बात करना मुश्किल हो रहा है। ये बात तो है कि उनकी क्रेडिबिलिटी घटी है, लेकिन जो हार्डकोर उनके सपोर्टर हैं उसमें अभी भी ये मामला है। अभी कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा वोट के रिजल्ट से पता चलेगा। अब प्लस परसेंटेज ऑफ वोट कितना पोल होता है उस पर भी बात होगी। लेकिन माले के लोग काम कर रहे हैं, माले को मेरी शुभकामनाएं हैं और नीतीश जी को भी शुभकामना है। लेकिन यंग लड़का है, वो जेएनयू का लड़का है, डॉक्टर लिखता है,
डॉक्टर संदीप डॉक्टर सौरभ। संदीप हाँ, सौरभ। पता नहीं पीएचडी है कि एमबीबीएस है, आई डोंट नो। PhD है। हाँ, पीएचडी है। तो अब सवाल है कि वो भी ऊर्जावान है, वो भी मेहनत कर रहे हैं। अब कितना रंग लाते हैं उस पर क्योंकि देखना है। विधानसभा ऑलरेडी वो चुनाव एमएलए को हैं, देखें, ऑलरेडी वो एमएलए हैं पहले से। प्रणव सर, हम अगर विधानसभा चुनाव को देखें तो विधानसभा चुनाव में युवाओं को काफ़ी मौका दिया है लोगों ने, जनता ने काफ़ी सपोर्ट किया है और कई युवा विधायक जीत कर आए। तो अब लोकसभा चुनाव में भी देखना है कि युवाओं को कितना मौका मिलता है और संदीप सौरभ युवा है। तो खैर, अब हम मुद्दे की बात करें तो मुद्दों में जिस तरह से विपक्ष की तरफ से महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष की बात करें तो ये सारे मुद्दे उनकी तरफ से ज़्यादातर नहीं उठते हैं। उनके मुद्दे अब हो गए हैं मंगलसूत्र, मुसलमान, आरक्षण और फिर मुजरे की बातें जो पीएम मोदी कहकर चले गए। ये सारे मुद्दे, ये सारी बातें आपको ज़मीनी स्तर पर किस तरह से देखने को मिली? नहीं, जैसे अब हम लोग नालंदा में ही घूम रहे थे, तो जैसे हिल्सा में जो नौजवान लोग बात उठाए हिल्सा की सभा में, मुख्यमंत्री की सभा खत्म होने के बाद, कि सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जाता है, महंगाई और रोजगार की बात नहीं की जाती है। लेकिन एक बात है कि जो ये लोग कह रहे थे कि कौशलेंद्र कुमार ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, आप ये देखिए, ये कह रहे हैं लोग मुख्यतः, चूंकि हम लोग पहले से भी कह रहे हैं कि जाति केंद्रित चुनाव पूरी तौर से हो रहा है और जितना ध्रुवीकरण सघन इस बार हुआ है उतना सघन हमको लगता है कि पिछले किसी चुनाव में नहीं देखा गया है। तो आप कह तो रहे हैं कि कौशलेंद्र कुमार ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन हम लोग जो हरनौत में एक जगह एक जो सज्जन थे, ग्रामीण थे, वो जब कह रहे थे कि कौशलेंद्र कुमार ने कोई काम नहीं किया है, तो हमने कहा कि बिजली, पानी और सड़क को लेकर आपका क्या कहना है? तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। तो मतलब एक बात आप जान होता है, बढ़ता है, एस्पिरेशन बढ़ता है। एक बात जान जाइए कि जो मुद्दे भी तय हो रहे हैं ना, वो जाति के आधार पर तय हो रहे हैं। जो जाति जिस तरफ झुकी हुई है उसी आधार पर वो मुद्दे तलाश रही है। लेकिन जातीय समीकरण बहुत ज्यादा हावी है। बिल्कुल। अब इस जातीय समीकरण में हमको लगता है कि अगर हम जातीय समीकरण के आधार पर बात करें तो पलड़ा भारी है जेडीयू का, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि जो कुर्मी जाति का वोट 24% है, इसके अलावा पासवान जाति की भी अच्छी तादाद है, लगभग 1,24,000 के आसपास उनके वोटरों की संख्या है पासवान जाति को, जो चिराग पासवान के कारण डेंट है इनकी तरफ। और दूसरी तरफ अपर कास्ट का जो वोट है, जाहिर है चूंकि एनडीए की तरफ उसका झुकाव होता है। तो अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और दिलचस्प होगा कि इस अपर कास्ट में और जो दलित जाति है उसमें कितनी सेंधमारी महागठबंधन कर पाता है। जितनी ज़्यादा सेंधमारी महागठबंधन करेगा, इस चुनाव का नतीजा उतना ही ज़्यादा उनके पक्ष में जाएगा। एक इसी कंस्टिट्यूंसी के बारे में अगर बिहार में कहीं विकास की झलक दिखती है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे या बाकी जगह पे, तो काफ़ी झेलते हुए, मैंने अपमान को झेलते हुए बहुत तरह क्रिटिसिज्म हुआ नीतीश का कि इसी को राजधानी बना दिया है। अगर एक जगह है दैट इज़ नालंदा का जितना विकास उन्होंने पिछले 18 साल में किया, अगर काश किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या किसी दूसरे कमिश्नरी में करते तो परिलक्षित होना चाहिए, जो नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग ये कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि नालंदा में कुछ है। एक तो अपने आप से एक टूरिस्ट साइट है और आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसमें तो किसी का योगदान नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ जो उन्होंने कर रहे हैं या सिस्टम बना हुआ है, उसमें हमको लगता है कि नीतीश कुमार अव्वल दर्जे के हुए हैं। बिहार के कंटेक्स्ट में बता देते, बिहार के कंटेक्स्ट में अगर कोई डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, अगर आज के तारीख में आप माने या ना माने, ऊपर लक्षित है, उसमें कुछ करने की बात नहीं है। तो राजगीर को आप देख लें, नालंदा के पूरे इसको देख लें, तो आपको लगेगा कि सर अच्छा, तो बिहार में कोई जगह नहीं है। हम बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में उस तरह अगर किसी दूसरे को डेवलप किया जाता है, बाकी जगह है जैसे भागलपुर है और बाकी जगह जो है मिथिलांचल है, भगत का और सारा। नीतीश कुमार ने भेदभाव किया है। हाँ, भेदभाव इसके लिए काफ़ी, हम पहले कहे क्या, काफ़ी जिल्लत झेले हैं वो। अरे नालंदा को बनाएंगे, दूसरे को बनाते नहीं। भागलपुर में एक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनने की बात मनमोहन सिंह के समय हुई थी। राज्य सरकार को कहा गया था 500 एकड़ ज़मीन दीजिए आप, लेकिन 500 एकड़ ज़मीन नहीं दे पाए, तो अभी तक लटका हुआ है। वहाँ भी इसी तरह का विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, धर्मपाल के समय का, पाल पीरियड का है। और इसका नहीं, इसका जिल्लत तो झेल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो बना दिया नालंदा, इसको नालंदा के लोगों को तो गर्व होनी चाहिए।
ये बात तो स्वाभाविक है। और उनका गांव जाइए, देखिए आइडियल गांव है उनका, कल्याण विभाग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ, हम तो पहले भी गए हैं और अभी भी देखे हैं हम कि उनका गांव कैसे बदल गया है। पहले फूस का भी घर नहीं था, ईटा भी नहीं था, ये नहीं था। अब देखिए पूरा रोड तो आप सब देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, कनेक्टिविटी ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो मत नहीं थी। इस तो मानना पड़ेगा कि उसके वहाँ के लोगों को तो ये बनता है। अब बाकी आइडियोलॉजिकल सवाल है, तो आइडियोलॉजिकल सवाल में माले साहब एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राजद के साथ मिलेगी इस महागठबंधन में, कभी नहीं, हम तो नहीं सोचे थे। लेकिन पिछले 2 टर्म से देख रहे हैं कि माले कैसे राजद के साथ मिल करके एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। अब वो लड़ाई में कहाँ पीछे आ जाएंगे, नीतीश कुमार फिर हो सकता है इधर आ जाए तो उनका लड़ाई क्या होगा, फिर तो नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री रहिए। ये सवाल का जवाब तो आप नहीं दे रही हैं। फिर माली चले गए उधर, एक बात कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, माले वाले अलग हो जाएंगे। नहीं तो मोटा मोटी मेरा मेरी बात का जो निष्कर्ष है वो यही है कि इस चुनाव का जो नतीजा होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा पक्ष दूसरे पक्ष के आधार वोटों में कितनी सेंधमारी करता है। जो ज़्यादा सेंधमारी करेगा, जीत का दावा उसका ज़्यादा सशक्त होगा। और ये नीतीश कुमार की भी प्रतिष्ठा की बात है, और ये लोकसभा चुनाव तय करेगा कि आगे नीतीश कुमार जी का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के इस प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं। हम लाइव सेशन से इनके माध्यम से आपसे जुड़े हुए थे, आप हमें देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में।